everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्टली साइट कहाँ है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझा, दैट देयर आर ग्रेनाथाइलाकॉइड एज वेल एज स्ट्रोमाथाइलाकॉइड. आफ्टर दैट हमने ये समझा कि जो क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन्स हैं, देयर आर प्रेजेंट सम पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स के जो क्लस्टर बने और जिसमें से एक रिएक्शन सेंटर है और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, मतलब क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर, वेर एज क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स, ये क्या है बेटा, दीज आर द एंटीना की तरह जो वर्क करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, और क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसकी मदद से हमने ये समझा कि फोटो सिस्टम जो है वो दो टाइप के होते हैं. कैसे पता लगा था हमें? एमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट से, कि देयर आर टू फोटो सिस्टम. एक फोटो सिस्टम वर्क करता है 680 नैनोमीटर पर, और एक फोटो सिस्टम जो है वो वर्क करता है 700 नैनोमीटर पर. ठीक है, PS2, PS1 ये दोनों जो फोटो सिस्टम है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनाथाइलाकॉइड, वेयर एज स्ट्रोमल थाइलाकॉइड के ऊपर देयर इज प्रेजेंट ओनली PS1. राइट, उसके बाद हमने समझी थी बेटा लाइट रिएक्शंस, और हमने ये भी समझा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो कैसे वर्क करती है. ठीक है, तो PS2 और PS1 दोनों के अंदर कौन सा जेड स्कीम, that is non-cyclic photophosphorylation occurs, whereas cyclic photophosphorylation occur where only when PS1 is involved. फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब ATP जनरेट होगी, और लाइट रिएक्शंस के जो हमारे पास प्रोडक्ट आए थे वो क्या थे बेटा, ATP और NADPH. ये जो ATP है ये कैसे जनरेट हुई थी? ये जो ATP है ये जनरेट होती है, हमने समझा था केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस थे, जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और 4 कंडीशंस हमने डिस्कस की थी. प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, इंटेक्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक प्रोटॉन पंप होना चाहिए, और एक एंजाइम दैट इज ATP सिंथेज F नोट F1 पार्टिकल. ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे बेटा, ATP बनाएंगे. ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं जल्दी जल्दी, जिनको हमने रिवाइज कर लिया, और आज हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास लाइट रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद, केमियोस्मोसिस को समझने के बाद, हमने ये देखा कि हमारे पास ATP आ चुकी है, NADPH आ चुका है. ठीक है, तो अब हम क्या करें इन दोनों प्रोडक्ट्स का, और हमें पता है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये किस लिए बनाए गए थे, ताकि डार्क रिएक्शन के अंदर हम इनको यूज कर सके, और अल्टीमेटली हमें बनाना क्या था, हमें बनाना था बेटा ग्लूकोज. राइट, तो आज हम उसी डार्क रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं हमें ये देखना है कि इजीली ऐप के साथ, नए बच्चों के लिए इजीली ऐप के साथ हम अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं. ठीक है, इजीली ऐप पे जाने के लिए बेटा जल्दी से पता क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर फिल करके आप कर देंगे अपना नया अकाउंट क्रिएट. नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने आएगी बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन, फिल कर देंगे. ठीक है, OTP नंबर से अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर देंगे, कोर्सेज खुलेंगे आपके सामने, उन कोर्सेज में से सिलेक्ट कर लेंगे साइंस को, या क्या कर देंगे बेटा, हम नीट के कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे हमारे. ठीक है, वी विल सिलेक्ट द नीट कोर्स दैट इज साइंस, और इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेनी है आपकी, क्या सिलेक्ट कर लेंगे आप, सिलेक्ट कर लेंगे आपकी क्लास, और क्लास कौन सी है हमारी, दैट इज 11th क्लास के लिए हम अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, दैट इज फॉर प्रारंभ बैच, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कोर्सेज का जो परचेज अमाउंट है दैट इज 8,999 रुपीज. बट आप क्या करेंगे, अगर ये अमाउंट पे नहीं करना चाहते तो फ्री इजीली कूपन कोड एंटर कर देंगे, और जैसे ही आप फ्री इजीली कूपन कोड को करेंगे एंटर, आपको क्या मिल जाएगी, आपको वेल रिकॉर्डेड बढ़िया से एकदम अच्छी क्वालिटी में वीडियोस, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी यू कैन से कि फोकस्ड वे में आप पढ़ पाते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. साथ ही साथ मिल जाएगी आपको DPP, और DPP के साथ साथ आपको मिल जाएगी एनोटेटेड PPT. करना कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और इजीली ऐप को करना है डाउनलोड. और हम करते हैं जल्दी से आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज
डार्क रिएक्शन जिनको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम समझेंगे आज C3 साइकिल के बारे में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डार्क रिएक्शन। सबसे पहली बात, डार्क रिएक्शन अपने आप में एक बहुत ही, NCERT भी यही लाइन लिखती है दैट इट इज़ अ मिसनोमर। डार्क रिएक्शन क्या है बेटा? डार्क रिएक्शन जो है दैट इज अ मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या होता है? मिसनोमर का मतलब होता है एक तरह से ये नाम जो है वो सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी बच्चे का नाम रख दें होशियार सिंह, है ना, बट वो बच्चा मान लो होशियार नहीं है, तो दैट मीन्स दैट इज अ मिसनोमर, राइट। तो इस तरह से डार्क रिएक्शन से हमें ये समझ में आता है कि ये जो रिएक्शन है शायद अंधेरे में होती होंगी, शायद इसके लिए डार्कनेस चाहिए होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रिएक्शन है एक सिंपल सा वर्ड है इसके लिए, दैट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, इट इज नॉट, देखो मिसनोमर है ये, दिस रिएक्शन is misnomer. This reaction is misnomer. How it is misnomer? How it is misnomer? लिखेंगे as it is not directly नहीं है, dependent on sunlight. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि अगर ये लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट में नहीं हो रही तो डार्क में हो रही है। एक बहुत जैसे हम यूज़ कर लेते हैं कि जो चीज़ लाइट में नहीं है दैट मीन्स डार्क में है, तो है ये मिसनोमर। ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, तो खासियत क्या है ये? इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस, ठीक है, लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। किस लिए? क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ बनेगी बेटा ग्लूकोज, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है दैट मीन्स कुछ यहाँ पे बन रहा है, खाना बन रहा है, दैट मीन्स हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? हम इस रिएक्शन को बायोसिंथेटिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस या बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है किसी चीज़ की, किसकी सिंथेसिस? ग्लूकोज की सिंथेसिस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज बायोसिंथेटिक फेज, किसी ना किसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ओके। अब हमने ये देखा कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन? देखो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ये है बेटा हमारे पास ATP एंड NADPH। कहाँ बने थे ये? लाइट रिएक्शन में। NADPH हमने ATS में बनवाया था, फिर हमने केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस समझा था, जिसके थ्रू हमने ये देखा जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है तो F0 F1 पार्टिकल से जब प्रोटॉन पास करेंगे देन दैट जो हेड है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगे एंड दैट विल एक्ट एज एंजाइम, और क्या बनाएगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी बेटा? क्योंकि हमें पता है जब भी किसी चीज़ की सिंथेसिस होनी है, ठीक है, तो दैट रिक्वायर्स एनर्जी। हमें क्या करना है? हमें इस पूरी जो रिएक्शंस के अंदर हम करेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और साथ ही साथ ये जो रिएक्शन चलेगी रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का बाय प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हमें ये वाले रिएक्शंस जो हैं इनको डार्क रिएक्शंस के अंदर हमें इन प्रोडक्ट्स को लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो डार्क रिएक्शन है, सबसे पहली बात इनका जो नाम है हम बोल देते हैं डार्क रिएक्शन, बट दैट इज़ अ मिसनोमर। होना क्या चाहिए? बायोसिंथेटिक फेज होना चाहिए। ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमें करना क्या है? हमें
इस पूरे रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फिक्सेशन करना होगा, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे दैट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या है बेटा? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी कौन देगा? फ्रॉम एटीपी। एटीपी कहाँ से आई? लाइट रिएक्शन से। और साथ ही साथ हम यहाँ पे रिडक्शन भी करेंगे, रिडक्शन भी करेंगे। तो रिडक्शन के लिए हमें चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस दैट मीन्स हमें मिल गई एटीपी। रिडक्शन के लिए हमें चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता है कौन सा होता है? NADPH। तो आई होप हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। देखो बेटा, अब बारी आती है जब बहुत पहले जब ये सारा प्रोसेस समझने की एक कोशिश की जा रही थी, ठीक है। उस टाइम पे ना बेटा कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर के अंदर रेडियो एक्टिविटी का क्या हो रहा था? यूज़ हो रहा था, ठीक है, एक तरह से गलत डायरेक्शन में, मतलब मिस यूज़ हो रहा था रेडियो एक्टिविटी का। उसी टाइम पे ना एक साइंटिस्ट आते हैं मेल्विन कैल्विन, ठीक है। अराउंड 90s ये 50s के आसपास की बात हो गई। तो मेल्विन कैल्विन जी ने उसी रेडियो एक्टिविटी का एक तरह से यूज़ किया ये देखने के लिए कि जो रिएक्शंस चल रही हैं, जो प्रोडक्ट ग्लूकोज मतलब कैसे सिंथेसाइज होता है, तो वहाँ उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज़ किया। किस फॉर्म में? कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन को यूज़ करके इन रिएक्शंस के बारे में पूरा पता लगाया, ठीक है। अच्छा, जो डार्क रिएक्शंस हैं उनको डिस्कवर किसने किया था? ब्लैकमैन ने। तो हम देखो पहले एक चीज़ और देखते हैं, हम डार्क रिएक्शंस के डिफरेंट नेम देखो। एक तो हमने बोला डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, या हम इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था, ब्लैकमैन्स रिएक्शंस, राइट, ओके। और बायोसिंथेटिक फेज क्योंकि कुछ ना कुछ इनके अंदर क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। तो हमें अब ये पता है कि जो ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के हमारे पास दो तरीके कई मेथड्स है बेटा, कई पाथवे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से हम बनवा देंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है बेटा? C6H12O6, ठीक है। तो जब ग्लूकोज बनता है दैट मीन्स सब बॉन्ड्स आपको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। बॉन्ड्स ज्वाइन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रही है? एटीपी से आ रही है, ठीक है, ओके। अब हमें ये जो रिएक्शन का पूरा जो प्रोसेस है वो देने वाले हमें कौन थे? देखो पहले हम पढ़ते हैं पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हमारे पास बेटा कौन कौन से पाथवे हो सकते हैं? एक हो सकता है C3 पाथवे, एक हो सकता है बेटा C4 पाथवे, और एक हो सकता है कैम्प पाथवे। तो हम धीरे धीरे एक एक करके इन सारे पाथवेज को समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज अबाउट C3 पाथवे। अब देखो C3 पाथवे के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ग्लूकोज सिंथेसिस के टाइम पर अगर प्लांट C3 पाथवे अडॉप्ट कर रहा है, जो कि सब प्लांट करते हैं, सब फोटोसिंथेटिक करने वाले प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, सब ये C3 साइकिल बेटा सब में चलता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विल बी 3 कार्बन, दैट इज PGA बनेगा। इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसीलिए इस साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इस साइकिल को हम बोलेंगे दैट इज C3 साइकिल और C3 पाथवे, ठीक है। क्यों? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना? 3 कार्बन का PGA। और जब हम बात करेंगे C4 पाथवे की,
तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे C3 बोल रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड हमारे पास 3 कार्बन का आ रहा है, तो C4 के अंदर पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, तो इसीलिए इस साइकिल का हम नाम बोल देते हैं दैट इज C4 पाथवे। बट फिलहाल हम ये वाला डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज की हमारी जो डिस्कशन में क्लास में, दैट इज C3 साइकिल। ठीक है, तो C3 साइकिल इट अकर्स इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज कर रही हूँ, हर वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो कोई और ऑर्गेनिज्म है, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो C3 साइकिल तो बेटा सबके अंदर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं इस साइकिल को देने वाले हमारे पास कौन थे, दैट इज मेल्विन कैल्विन C3 साइकिल। और NCERT बेटा इसका बहुत अच्छा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाती है। ठीक है, C3 साइकिल का एक और नाम है दैट इज कैल्विन साइकिल, दैट इज कैल्विन साइकिल। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इट वॉज गिवन बाय मेल्विन कैल्विन। क्या कर रहे थे बेटा मेल्विन कैल्विन? देखो, जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब रेडियो आइसोटोप का यूज, मतलब रेडियो एक्टिविटी के बारे में लोगों को पता लग रहा था, बट जिसका क्या हो रहा था, मिस यूज हो रहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। बट उस टाइम पे मेल्विन कैल्विन जी ने क्या किया, उन्होंने यूज्ड कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन, इसको उन्होंने यूज किया। ठीक है, क्या देखने के लिए? टू फाइंड आउट द स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शंस। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक यूनिसेलुलर एल्गा यूज किया दैट इज क्लोरेला। देखो क्या किया होगा, उन्होंने एक बीकर लिया होगा, बीकर के अंदर, उसके अंदर इन्होंने एल्गी को, उन्होंने क्या किया होगा, एल्गी को ग्रो कराया होगा बेटा, इसके अंदर एल्गी को ग्रो कराया होगा। ठीक है, क्लोरेला, ये सारी एल्गी को उन्होंने ग्रो करवाया। ठीक है, अब इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स डाला उन्होंने, वो कौन सा सोर्स डाला उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स उन्होंने दिया होगा C14 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद जब उन्होंने इन एल्गी के सेल्स को जब किल कर दिया, फिर उनके जो क्लोरोप्लास्ट को अलग किया होगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एल्गल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एल्गल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या किया उन्होंने, जो भी प्रोडक्ट्स बने, मतलब फोटोसिंथेसिस की होगी ग्रीन एल्गा ने, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया होगा, ये सब हम बातें पढ़ चुके हैं कि कैसे पता एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, वाटर, दैट इज ऑल वाज डिस्कवर्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने रेडियो आइसोटोप कार्बन का यूज किया C14 को, तो अब जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा कुछ 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा PQR, ये 3 प्रोडक्ट बने, फॉर एग्जाम्पल है ना, 3 प्रोडक्ट्स बने। तो जब उन्होंने इन प्रोडक्ट्स के अंदर देखा, जो कार्बन C14 जब देखा उन्होंने, तो उनको यहाँ से आइडिया मिल गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और किस किस स्टेप के थ्रू वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो हुआ बेटा रेडियो एक्टिविटी का एक तरह से यूज। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, अगर प्लांट है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन का मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब अब ये है, हमें क्या बनाना है बेटा, ग्लूकोज बनाना है। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा, जैसे हमने मान लो पहला प्रोडक्ट देखा, पी प्रोडक्ट देखा, तो हमने देखा कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज पी। ये क्या है बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, फिर उन्होंने यहां से देखा कि इन दोनों के मिक्स होने की वजह से एक प्रोडक्ट बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, मान लो वो प्रोडक्ट है आपका R। ठीक है, अब
होना ये चाहिए था अगर हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड एक है, आर प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है फॉर एग्जाम्पल दैट इज हमें लगता था कि ये बनना चाहिए बेटा 6 कार्बन कंपाउंड, हमें मतलब साइंटिस्ट को लगता था दैट इट शुड बी 6 कार्बन कंपाउंड। कैसे? एक कार्बन यहाँ से, और हमने ये देखा जब हम ये रेडियो आइसोटोप से हम पढ़ रहे थे, रेडियो एक्टिविटी से, दैट प्राइमरी एक्सेप्टर शुड बी अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट ने ये देखा, बहुत टाइम तक बेटा ये ट्रायल करते रहे, साइंटिस्ट ने ये सोचा था, हमारे माइंड में यही आएगा कि अगर 5 कार्बन और 1 कार्बन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ रहा है तो हमारे पास एक 6 कार्बन का कंपाउंड आना चाहिए। ऐसी एक नॉर्मल सी सोच थी जो साइंटिस्ट भी यही सोच रहे थे, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी उनको क्या मिला, उनको इट शुड बी, है ना, मैं इसको अलग से बॉक्स के अंदर रख रही हूँ, दैट इट शुड बी 6 कार्बन कंपाउंड, एक सेकेंड, इट शुड बी अ 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए बेटा, एक 6 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, जो था नहीं। इट शुड बी अ 6 कार्बन कंपाउंड, बट ये जो कंपाउंड हमें मिला, ये जो आर कंपाउंड, इट वॉज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट वॉज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो अब हमें लगा कि यार हम ऐड तो कर रहे हैं 5 कार्बन, उधर से हम मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 3 कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड, इसका मतलब अब यहाँ से बहुत साल लग गए थे बेटा, बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे थे, साइंटिस्ट सब कुछ डिस्कवर कर रहे थे, फिर यहाँ से हमें पता लगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज PGA, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA ये बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेल्विन कैल्विन ने जब इन पूरे स्टेप्स को देखा, तब हमें यहाँ से एनालाइज हुआ कि देयर मस्ट बी अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, 3 कार्बन का अगर आ रहा है तो उसके 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता लग गई। ठीक है, अब आगे देखो हमें क्या करना है बेटा, अब हमें रिडक्शन करना है ना, रिडक्शन करना है। तो सबसे पहली बात, जो शुगर है उसको हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज एक बात को याद रखना कि शुगर के पास एक अल्कोहल ग्रुप होता है, आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही सब बातें पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल में, बट एक बार NCERT की तरफ से देखते हैं कि व्हाट NCERT हैव टू से। बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है वो हमने आपके सामने है, दिस ऑल लाइन्स आर ऑफ NCERT। और देखो सबसे पहली चीज़ जो बातें हमने समझी, हमने ये समझा बेटा अभी तक जो डार्क रिएक्शन है उसका दैट इज मिसनोमर, इसको हम रियलिटी में अगर बोले तो इसका नाम होना चाहिए बायोसिंथेटिक फेज जो है। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछ रही है NCERT कि ये जो लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ATP और NADPH। आपने बोला इनका जो यूज़ होगा कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन में। अब आपसे पूछा कि डार्क रिएक्शन सही नाम है, आप बोलोगे नहीं सही नाम नहीं है। तो क्या है सही नाम, दैट इज बायोसिंथेटिक फेज। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या है, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। बस अब यहाँ पे गलती मत करना। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर ATP, NADPH as well as ऑक्सीजन। हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन क्योंकि एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए हम प्रोडक्ट्स को जो यूज होंगे डार्क रिएक्शन में उसको हम ATP और NADPH बोलते हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, आप बोलेंगे बोथ ATP, NADPH एज वेल एज ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको हम यूज कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या कर रहे हैं बेटा, हम यूज कर रहे हैं किसका, ATP का, NADPH का, टू ड्राइव द प्रोसेसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। हमें क्या बनानी है बेटा, शुगर बनानी है। ठीक है, दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, इट कैन बी
वेरीफाइड इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल। कहते हैं कि अगर ये लाइट रिएक्शन जो है इमीडिएटली अगर आप लाइट रिएक्शन को स्टॉप कर दो तो क्या डार्क रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएंगी? नहीं, लाइट रिएक्शन लाइट नहीं मिलेगी तो स्टॉप कर जाएंगे, बट जो डार्क रिएक्शन है, जो बायोसिंथेटिक फेज है, वो थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा जब तक उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉप कर जाएगा। इफ लाइट इज अवेलेबल तब वो सिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लाइट मिलते ही क्या आ जाएगा? एटीपी और NADPH। ठीक है, ये देखो, इसको समझो। पहला स्टेप, लाइट रिएक्शन हुई। लाइट रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट्स आए हमारे पास, उनको हमने डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और हम बना देंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, आई होप इतनी सी बात जो हमें बेस बना रहे हैं हम डार्क रिएक्शन का, दैट इज क्लियर। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो आगे, सबसे पहले हमने ये देखा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कौन करता है? दैट इज कंबाइंड विद वाटर। रिएक्शन जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए? शुगर्स। अब हमें पता है जो वाटर स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयन किसके पास जा रहे हैं? NADPH के पास। ठीक है, तो वही NADPH प्रोटॉन लेकर आया है। ठीक है, NADPH कहाँ से आया? लाइट रिएक्शन से। क्या लेकर आया? प्रोटॉन्स लेकर आया। किसको दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में। इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से हम क्या बनवा लेंगे? ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो असिमिलेशन है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, इसके अंदर क्या होते हैं? टू टाइप्स, मतलब NCERT कैम्प पाथवे को नहीं मेंशन करती है, बट हम समझेंगे कैम्प पाथवे को भी। पहला है बेटा C3 पाथवे। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज अ C3 ऑर्गेनिक एसिड, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 एंड पे इसके फॉस्फेट लगा हुआ है। मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया इस साइकिल को, जिसको बोलते हैं C14 आइसोटोप को यूज करके किसके अंदर? एल्गल की फोटोसिंथेसिस यूनिसेलुलर क्लोरेला को यूज किया था मेल्विन केल्विन ने। और दूसरा है हमारे पास C4 पाथवे। इसके अंदर जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो बनेगा 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज C4 साइकिल। ठीक है, मेल्विन केल्विन है ये, और एक तरफ हमारे पास C3 पाथवे है, ये C4 पाथवे है, डिस्कस करेंगे हम, बट आज हम क्या करने वाले हैं? C3 पाथवे। आगे आ जाओ। अब देखो C3 पाथवे, दैट मीन्स इसको हम क्या बोल दें? केल्विन साइकिल भी बोल देते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए क्या C3 पाथवे सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं, C3 पाथवे हर फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर मिलेगा। हर फोटोसिंथेटिक प्लांट और कुछ करे ना करे C3 साइकिल वो जरूर शो करेगा अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो। ठीक है, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इसके पास में बेटा अब हम बात करने वाले हैं 3 स्टेजेस पे। पहली स्टेज होगी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। तो पहले ये वाला स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन। देखो, कार्बोक्सिलेशन के लिए लेट अस कम टू ओके, हाँ यस, यहाँ पे आते हैं। देखो, हमने क्या बोला बेटा? पहला स्टेप हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलेशन की। हमने क्या बोला? हमने बोला कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला कोई 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, मेल्विन केल्विन जी ने जब वो रेडियो आइसोटोप स्टडी कर रहे थे तो वहाँ से ये बात पता लगाई। अब देखो, अब क्या है? देखो, स्ट्रोमा है, मान लो हमने ये डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले ये समझो, ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है बेटा, ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर एक कौन सी मेम्ब्रेन होती है? दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर है बेटा थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये भी क्या है? थाइलाकॉइड्स है, राइट। और ये वाली चीज क्या है बेटा? दिस इज, ये जो बीच में दिख रहा है, दिस इज स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमने देखा क्या जनरेट हो गया था? एटीपी।
कैसे जनरेट हुई थी? देखो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम थी स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कम थी, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फोटो सिस्टम यहीं पे चल रहे थे। याद करो ये कुछ बातें, फोटो सिस्टम जो है वो हमारे पास यहीं पे चल रहे थे मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखो, PS2, PS1 और स्ट्रोमा लमेली के ऊपर यहाँ पे था PS1, ठीक है, और इसके अंदर क्या था हमारे पास, NADP, और यहाँ क्या था बेटा, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास कुछ ऐसा जो हमने समझा था, एक चैनल प्रोटीन थी, दैट इज F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, इसके थ्रू क्या जनरेट हो गई थी, ATP जनरेट हो गई थी। तो इसका मतलब अब ये जो ATP है, अब डार्क रिएक्शन कहाँ चल रहे हैं, स्ट्रोमा के अंदर। अब आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन इस वाले पोर्शन में चल रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, तो दिस इज व्हाट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के पास बेटा एक होता है एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम है, हमने ये समझा, सबसे पहले ये वाला स्टेप पढ़ते हैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज अ 5 कार्बन शुगर, कीटो शुगर, RUBP, जिसका पूरा नाम है रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। आपको पता है शुगर 2 टाइप की होती है, एल्डोज और कीटोज शुगर। ये कौन सी शुगर है, दिस इज 5 कार्बन कीटोज शुगर, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, ये जो रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, RUBP जो है, दैट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना, और यहां से बनती है एक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ये बात हमें पता लग गई कि जो एक कार्बन डाइऑक्साइड से जो 6 कार्बन का हमारे पास कंपाउंड बनना चाहिए, वो बना नहीं 6 कार्बन का, बट बना कितना, 3 कार्बन का कंपाउंड। बहुत साल लग गए इस चीज को ढूंढने में कि ये 3 कितने कार्बन का कंपाउंड है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं किसके, 3PGA के। अब ये जो RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ प्रेजेंट है RUBP, स्ट्रोमा के अंदर। RUBP इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, और RUBP अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें पता है ये जो सारी के सारी रिएक्शंस हैं, डार्क रिएक्शन, दीज आर एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पक्का कोई ना कोई एक एंजाइम भी लग रहा होगा। तो जैसा कि हमें पता है RUBP अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, दैट इज Rubisco, that is Rubisco, very important। ये है बेटा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट्स, जिसका पूरा नाम है दैट इज रिबुलोज। पूरा नाम देखो बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को, इसका पूरा नाम क्या है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, ऑक्सीजनेज। ये है बेटा रिबिस्को। कहाँ प्रेजेंट है, ये भी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पहला स्टेप है, दैट इज इसको हम बोलेंगे बेटा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप। कार्बोक्सिलेशन कैसा स्टेप है बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कार्बोक्सिलेशन मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सेप्ट कर लिया किसने, RUBP ने। ये कौन सा स्टेप है बेटा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला नंबर स्टेप है ये, दिस इज फर्स्ट स्टेप। किसके अंदर हो रहा है सारा रिएक्शन, स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन। इसका जो पहला स्टेप आ गया दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट क्या बना बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ
3 PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, चलो आई होप हमें ये समझ में आ गया। अब देखो एक बार रुबिस्को की कहानी क्या है वो समझो। रुबिस्को जो है ना बेटा, रुबिस्को हमने इसको क्या बोला, रुबिस्को इट इज अ कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। ये दो लोगों के साथ बेटा, दो चीज़ों के साथ इसकी दोस्ती है। कार्बोक्सिलेज का मतलब हुआ, कार्बोक्सिलेज का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करेगा। ऑक्सीजनेज का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड करेगा। ठीक है, तो इट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो इट कैन, मतलब दोनों एक्टिविटीज़ की चल सकते हैं, इसकी दोस्ती दोनों के साथ है, बट ज़्यादा फ्रेंडशिप किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, इसीलिए हम इस एंजाइम को क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट। तो ज़्यादा दोस्ती है बेटा इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या करने में, फिक्स करने में कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेज के साथ भी है, बट जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन मिलेगी, तब ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड कर देगा। ठीक है, तब ये चलाता है बेटा फोटो रेस्पिरेशन, जो एक वेस्टफुल सा प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन, और इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये फोटो रेस्पिरेशन प्लांट की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को रोक रही है, तो ये प्लांट्स के लिए क्या है, एक तरह से नुकसान वाला सा प्रोसेस है। और ये किसके अंदर चलेगा, आपका केल्विन साइकिल और C3 साइकिल में, C3 साइकिल में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट्स, और अगर एनिमल्स के अंदर पूछे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होगी बेटा, कोलेजन, दैट इज कोलेजन। ठीक है, तो आई होप हमें रुबिस्को के बारे में क्लियर हो गया। कार्बोक्सिलेशन हमें समझ में आ गया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, किसने, RUBP ने। तो देखो पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन को हम समझ रहे हैं। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन का मतलब, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, RUBP मतलब रिबुलोज बिस फॉस्फेट, इट इज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक्सेप्टर है। इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आपसे पूछा जाए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द C3 साइकिल, आप बोलोगे पहला स्टेप दैट इज कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट जो करेगा स्टेप, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाय RUBP टू 2-3 PGA, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 PGA के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, रुबिस्को, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना है, तो हम इस एंजाइम को बोलेंगे RUBP कार्बोक्सिलेज, हम अब ऑक्सीजनेज वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम जब फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग ओनली RUB, दैट इज कार्बोक्सिलेज, है ना, पूरा नाम है इसका ये, बट हम इसको एज अ कैसे यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेज, क्योंकि क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ओके, आगे देखो, सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेज। जब ये ऑक्सीजन के साथ काम करेगा, जब इसकी यारी ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये अब कैसे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीजनेज। बट ज़्यादा जो फ्रेंडशिप है, जो बेस्ट फ्रेंडशिप है इसकी, बेस्ट फ्रेंड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट्स, राइट। ओके, ये हो गया बेटा पहला स्टेप। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। अब दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, किसका रिडक्शन, शुगर का रिडक्शन करके हम बना देंगे एसिड। इट इज द सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 ATP मॉलिक्यूल
फॉस्फोरिलेशन के लिए और 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। एक मिनट, एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप को बड़े उससे समझते हैं ध्यान से, ताकि हमें समझ में आ जाए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो अब मैं लिख रही हूँ बेटा सेकेंड स्टेप, आई एम राइटिंग सेकेंड स्टेप, ठीक है, दैट इज रिडक्शन। सेकेंड स्टेप कौन सा हो गया बेटा? रिडक्शन। अब हमारे पास आ गया था 3PGA। 3PGA के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। अब हम इससे, हालांकि एनसीईआरटी स्टेप को स्किप कर रही है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल 1,3-डाई PGA के बना लेंगे, मतलब एक फॉस्फेट हम और ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या था देखो, ये थे बेटा 3 कार्बन के एक एंड पे फॉस्फेट लगा हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक फॉस्फेट अगर और ऐड करा दें तो ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल किसके? 1,3-डाई PGA। और इस काम के लिए हमें चाहिए फॉस्फेट, जब भी अटैच कराने होते हैं तब हमें क्या चाहिए बेटा? ATP चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो ATP है, इस ATP को हम ब्रेक डाउन करेंगे और क्या ले लेंगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहाँ से आई ये ATP? लाइट रिएक्शन से, यहीं पे तो हम इसको यूज कर रहे हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या बना लिया? 1,3-डाई PGA। अब क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं 1,3-डाई PGA, ये बना देंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल किसके? PGAL, एल्डिहाइड बना देंगे हम, एल्डिहाइड। इसका पूरा नाम हम क्या लिखेंगे? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। पूरा नाम इसका हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। 2PGAL हमने बना लिए। तो ये जो स्टेप है ये क्या हुआ? रिडक्शन। और जब आप एसिड से एल्डिहाइड बनाते हो तो आपको चाहिए बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाने के लिए, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? NADPH जो कहाँ से आया है? ATS से, लाइट रिएक्शन से। इससे हमें मिल जाएंगे NADP प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इससे हम क्या बना लेंगे? अब एल्डिहाइड बना लेंगे। ये वाला जो स्टेप हुआ, ये वाला जो स्टेप है दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो इसको सिंपली लिखेंगे हम, सेकेंड स्टेप कौन सा है बेटा? रिडक्शन। पहले क्या बना लिया हमने? 2 मॉलिक्यूल बना लिए बेटा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए हमने कंज्यूम कर दी 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल के लिए हमने कितनी ATP कंज्यूम की होंगी? 2 ATP। तो 2 ATP हमने कंज्यूम कर दी, तो 2 फॉस्फेट हमारे 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP का कंजम्पशन कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास? PGA से बन गए 1,3-डाई PGA। फिर हमने NADPH, अब ये भी कितना यूज करेंगे? 1, ठीक है। तो NADPH यूज करके हमने क्या बना लिया बेटा? 2PGAL, दैट इज फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये कैसे एक्ट कर रहे हैं? दिस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ गया है? अब हमारे पास आ गए हैं PGAL। ये कौन सा स्टेप हुआ? दैट इज रिडक्शन। सेकेंड स्टेप कौन सा हो गया बेटा? रिडक्शन का। चलो देखो, लेट अस कम टू द रिडक्शन स्टेप। देखो रिडक्शन के अंदर देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। हमने क्या किया बेटा? रिडक्शन के अंदर हमने 2 ATP मॉलिक्यूल फॉस्फोरिलेशन, मतलब फॉस्फेट ऐड कराने के लिए वो यूज कर लिए। हमने 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, 2 NADPH हमने यूज कर लिए। फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर नीडेड टू रिमूव 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। देखो ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया? अच्छा, यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल को ही रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ NADPH पे कितने लगेंगे बेटा? यहाँ पे NADPH भी आपके 2 लगेंगे, जो हम लिखना भूल गए, 2 NADPH, ठीक है। तो 2 NADPH लग गए हैं, फिलहाल हमारे पास 2 ATP लग गई है। तो भाई बहुत सारा, ये तो हमारा एक तरह से क्या हो गया है?
ATP और NADPH को हमने यूज़ कर लिया है, रिडक्शन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये जो 2 PGL बने हैं ना, अब ये जो रिएक्शन है, थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज रीजनरेशन। थर्ड स्टेप क्या है, रीजनरेशन। अब कहते हैं कि 2 PGAL को अगर हमने सारा ग्लूकोज बनाने में लगा दिया तो हम वापस से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, 1 PGAL को हम भेज देंगे। देखो 1 PGL, देखो ठहरो, हमारे पास क्या हुआ बेटा, रीजनरेशन कैसे करेंगे, 2 PGAL है हमारे पास। ठीक है, 1 PGL को हम बना देंगे, 1 PGAL को हम किसके अंदर भेज देंगे, ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे, ग्लूकोज सिंथेसिस। या इसको भी नहीं समझो, और 1 PGL, ठहरो 1 मिनट, 1 PGL इसको हम लगा देंगे रीजनरेशन के प्रोसेस में। कैसे लगा देंगे, देखो इससे हम बनाएंगे RU रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ओके। अब इस रिबुलोज 5 फॉस्फेट से हम क्या बना देंगे, पूरा नाम क्या था बेटा RUBP का, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये कितने कार्बन कंपाउंड था आपका, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास PGL के बने थे। ठीक है, अब यहां से हम बना रहे हैं 5 कार्बन कंपाउंड RUBP, हमें दोबारा से रीजनरेट करना है। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, पहले एक फॉस्फेट ऐड था, फिर हमने एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ भी हम ATP को खर्च करेंगे। ATP से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हम वापस से वही प्रोडक्ट ले आए, कौन सा, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, याद करो जिसका नाम हमने रखा था RUBP। अब ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ठीक है, तो अब यहां से हमने करवा लिया रीजनरेट। ठीक है, अब दिमाग में ये आता है बेटा, ये जो पूरा प्रोसेस हमने कार्बोक्सिलेशन कर लिया, हमने रिडक्शन कर लिया, हमने रीजनरेशन कर लिया, बट कहीं भी हमने ग्लूकोज नहीं बनवाया। सारा प्रोसेस तो हमने ग्लूकोज के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है, बट ग्लूकोज तो बना ही नहीं। तो ये जो 1 PGL, अब आते हैं इस बात पर, अब ये जो 1 PGL है, ये 2 PGL में से 1 PGL अलग हो जाता है, कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं अलग जाऊंगा। तुम ऐसा करो, RUBP को रीजनरेट करते रहो, मैं क्या बनवाऊंगा, ग्लूकोज बनवाऊंगा। कैसे बनवाऊंगा, ग्लूकोज सिंथेसिस में लग जाएगा बेटा ये 1 PGAL। ठीक है, ये स्टेप क्या हुआ, रीजनरेशन। क्यों बोला हमने इस स्टेप को रीजनरेशन, बिकॉज इसके अंदर हमने RUBP दैट इज रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को क्या कर लिया, दोबारा से रीजनरेट कर लिया, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के और मॉलिक्यूल को हम एक्सेप्ट करवाते जाएं। अगर हमने सारा का सारा PGL ग्लूकोज बनाने में लगा दिया तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन करेगा, कौन करेगा, RUBP। तो पहले एक RUBP वापस भी लाओ और एक PGL को भेजो ग्लूकोज बनवाने के लिए। तो दिस स्टेप इज रीजनरेशन। ठीक है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनता है पहले, और इसके अंदर कंजम्पशन क्या हुआ, 1 ATP का। ठीक है, 1 ATP हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, 1 ATP हमने यहाँ लगवा दी, 1 ATP और कंज्यूम हो गई। तो अब आप सोचो, इस एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हमारे पास कितनी ATP लगी है, 3, है ना। 2 कौन से स्टेप में लगी थी हमारे पास, देखो ये हो गया रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद रिडक्शन, देखो रिडक्शन में 2 ATP लगी और 2 NADPH लगे, राइट। और रीजनरेशन के अंदर 1 ATP लगी, मतलब हमारे पास कितनी ATP लग चुकी है, 3 ATP फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले ये देखो, एक मेरे क्वेश्चन का आंसर भी देखो, साथ साथ हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी समझेंगे। हालांकि ग्लाइकोलिसिस हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट हमें ये देखना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कैसे सिंथेसाइज हुआ, जो PGL एक ग्लूकोज बनाने के लिए अलग से निकल गया। देखो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन, इसको हम क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे।
क्या करता है बेटा, 1 PGAL that shows reverse glycolysis by 1 PGAL, ठीक है, क्या करेगा ये 1 PGAL क्या बना देगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये बन जाएगा ग्लूकोज। जब इस ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे ना रेस्पिरेशन में, तब आप देखोगे ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट और PGL बनता हुआ हम दिखाएंगे। बट ये क्या चल रहा है बेटा, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, क्योंकि यहाँ हमें ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है, रेस्पिरेशन के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। तो दिस इज रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। अब दोगे मेरे आंसर, क्वेश्चन का आंसर। पहला स्टेबल प्रोडक्ट केल्विन साइकिल का क्या बना, PGA, ठीक है, 3 PGA। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर कौन है, अब आपको पता है RUBP। तो हमने कर लिया बेटा, तीनों के तीनों स्टेप्स को हमने समझ लिया। तो अब देखना ध्यान से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए क्या हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल सफिशिएंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, 6 कार्बन चाहिए हमें, तो हम एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल को यूज नहीं कर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन वाली ग्लूकोज नहीं बनवा सकते। तो इसके लिए हमें कितनी चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, कितने साइकिल, एक केल्विन साइकिल फिक्स करता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने केल्विन साइकिल चाहिए, हमें चाहिए 6 केल्विन साइकिल, ठीक है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमने कितनी ATP यूज की, 3 ATP, ठीक है। NADPH कितनी की, 2 NADPH हमने यूज किए। तो अगर मुझे 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करना है, उसके लिए मुझे 6 केल्विन साइकिल चलाने हैं, तो मुझे कितनी ATP की जरूरत पड़ेगी, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 18 हो गया ना, दैट इज 18। तो इसके लिए हमें चाहिए 18 ATP। अब ये बात याद रखोगे, आपको सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड का याद कर लो, 3 ATP लगी बेटा, 2 NADPH लगे, ठीक है। तो 6 के लिए कितने लगेंगे, 18 ATP और 12 NADPH, 6 × 2, राइट। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले ATP और NADPH की जनरेशन का, आप सिर्फ इस वैल्यू को याद करके आप क्या कर दोगे, कितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने तीनों स्टेप्स किए। अब हम क्या करेंगे, तीनों स्टेप्स को एक बार कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। चलो लेट अस मेक, अब हम पूरा का पूरा एक काम करते हैं, हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 केल्विन साइकिल चलाएंगे। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास है बेटा RUBP, इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 5 कार्बन कंपाउंड और दिस इज 1 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये भी हम ले लेते हैं 6। अब जहां जहां भी आपके सामने जो भी था सबको 6 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। पहला स्टेप ये कौन सा हो गया बेटा, कार्बोक्सिलेशन। दिस स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा आया था, एंजाइम कौन सा आया था, इसको नहीं भूलोगे किसी भी तरह से, रुबिस्को, है ना, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा ये, ठीक है। तो इससे क्या बन गया था बेटा, इससे हमारे पास बन गए थे 3 PGA, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो अब मैं 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड से मेरे पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, मेरे पास बनेंगे 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। किसके, 3 PGA के 12 मॉलिक्यूल। ऐसा करते हैं, इसको हम सेपरेटली रखते हैं, दैट इज 6 मॉलिक्यूल। सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जो हमारे पास आ गया, दैट इज 3 PGA, 3 PGA। अब इसके कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, 12 मॉलिक्यूल हैं। 12 CU2 के अकॉर्डिंग अब हम साइकिल पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनाया था हमने, इसके बाद हमने बनाया था बेटा 1,3 डाई
PGA, एक फॉस्फेट हमने अटैच किया, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल थे, अब कितने हो गए 12। तो ये भी कितने बन गए बेटा हमारे पास 12 मॉलिक्यूल 1,3 डाई PGA के बन गए हमारे पास, ठीक है। और हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के लिए हमने 2 ATP खर्च की थी, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितनी ATP खर्च करेंगे 12 ATP से हम बना देंगे, 12 ATP को हम खर्च कर देंगे और क्या बना देंगे 1,3 डाई PGA, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो डाई PGA है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा PGAL। ये भी कितने मॉलिक्यूल थे बेटा 2 मॉलिक्यूल थे, तो इसका मतलब 2 × 6 ये भी कितने हो गए बेटा 12। ये मॉलिक्यूल भी कितने हो गए हमारे 12 PGAL, राइट। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 12 मॉलिक्यूल, 12 में से अब आप क्या करोगे 10 मॉलिक्यूल्स को हम भेज देंगे रीजनरेशन के लिए 10 PGAL और 2 मॉलिक्यूल्स को ठहरो 2 PGAL क्या कर देंगे रिवर्स ग्लाइकोलिसिस, क्या कर देंगे ग्लूकोज बना देंगे बाय रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। 2 PGAL को हम भेज देंगे ग्लूकोज सिंथेसिस में, दैट इज रिवर्स ग्लाइकोलिसिस शो करने के लिए, ठीक है। अब बन गया आपके पास बेटा 10 PGAL। 10 PGAL से आपने क्या बनाया 10 PGAL से आपने बनाया है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। पहले ये बनाओ रिबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे क्या लग गया था हमारा NADP प्लस हाइड्रोजन, कितने लग गए 12 के लिए 12, तो हम यहाँ पे कितने लिख देंगे ये भी लग गए बेटा 12 NADPH लग गए आपके, ठीक है। रिबुलोज 5 फॉस्फेट से हमने क्या बना लिया रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, वही सेम चीज़ आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा इसका नाम लिख देंगे, दैट इज रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है बेटा, इससे हमने एक RUBP को रीजनरेट कर लिया रिबुलोज बिस फॉस्फेट, ताकि हमारे पास कहीं भी कमी ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या खर्च किया, यहाँ पे भी हमने ATP खर्च की 1 ATP, क्योंकि हमने 1,5 2 फॉस्फेट लगाए ना, तो जब भी फॉस्फेट लेंगे वो ATP से ही लेंगे, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो पहला स्टेप ये कौन सा स्टेप हुआ बेटा, दिस इज कार्बोक्सिलेशन, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। ये कौन सा हुआ, दैट इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन सेकंड स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, ठीक है। और ये थर्ड स्टेप कौन सा हुआ हमारा, ये वाला सारा, दिस इज रीजनरेशन, दिस इज रीजनरेशन। 3 स्टेप्स हो गए बेटा अब हमारे पास हो गए 3 स्टेप्स, ठीक है। तो ATP दे लो कितनी बनी 12 ATP 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए, 12 NADPH यहाँ तक यूज हो गए। फिर आ जाओ यहाँ पे कितनी ATP होनी चाहिए, अब हाँ यहाँ पे हमारे पास 6 ATP होनी चाहिए, नॉट 1, यहाँ पे होनी चाहिए 6 ATP, ठीक है। हमने कितने बनाए, यहाँ से 10 PGL बना रहे हैं, 10 PGL से हम 6 RUBP जनरेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा 6 ATP। तो 12 और 6 18 ATP आ गई, 12 NADPH आ गए, ठीक है। ये सारा का सारा खेल किसका है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कितने कार्बन कंपाउंड, कितनी ATP जनरेशन, कितना ATP का कंजम्पशन और NADPH का कंजम्पशन। ये है पूरा का पूरा आपका C3 साइकिल, दिस इज कंप्लीट C3 साइकिल। आई होप ये चीज़ हमें अब क्लियर हो गई है, ठीक है। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। तो ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल आ गए, ये 6 आ गए थे और ये हमारे पास 6 RUBP फिर से जनरेट हो गए, राइट। चलो अब हम देखते हैं NCERT, क्योंकि हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंगली पढ़ाती है, ठीक है। देखो रीजनरेशन वाले स्टेप को पढ़ते हैं। अब तक हम सब कुछ समझ चुके हैं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे व्हाट इज रिटन।
रीजनरेशन ऑफ RUBP, इट इज क्रूशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ C3 साइकिल, आप बोलोगे कार्बोक्सिलेशन। विच इज द क्रूशियल स्टेप फॉर रीजनरेशन ऑफ RUBP, आप बोलेंगे दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल। अगर RUBP नहीं रीजनरेट करेंगे तो ये साइकिल कैसे कंटिन्यू करेगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाएगा बार बार। इसीलिए एक PGL कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने की तरफ चला जाता है, एक PGL ग्लूकोज बनाने की तरफ चला जाता है। ठीक है, 1 ATP चाहिए फॉर फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म RUBP। एक RUBP बनाने के लिए 1 ATP चाहिए, 6 RUBP बनाने के लिए 6 ATP। Hence for every carbon dioxide molecule 3 ATP molecules and 2 NADPH are required. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that cyclic phosphorylation takes place। देखो cyclic phosphorylation में भी हमने क्या किया, PS1 से जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे थे तब भी ATP का जनरेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, ATP ज़्यादा चाहिए, NADPH कम चाहिए, तो इसीलिए भी cyclic phosphorylation भी हमारी इस ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल, 6 केल्विन साइकिल्स। ठीक है, तो एक बार देखो, ये अब NCERT का सिंपल सा वो है साइकिल है, सब कुछ वही, बस एक स्टेप मिस कर देते हैं। दैट इज देखो RUBP, यहाँ से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी प्लस वाटर, क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट क्या हुआ, PGA बना। ठीक है, 3 PGA, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट विल अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हमें चाहिए ATP और NADPH, और यहाँ से बन जाएगी बेटा ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट, अब यहाँ पे NCERT सीधा लिख रही है कि इसी ट्रायोस फॉस्फेट से सुक्रोज और स्टार्च बनेगा, और इसी को रीजनरेशन में लगा रही है। तो अब हम समझ रहे हैं दिस इज PGAL, एक मॉलिक्यूल स्टार्च की तरफ जाएगा और एक मॉलिक्यूल रीजनरेशन करने की तरफ जाएगा। रीजनरेशन से हम क्या कर देंगे, RUBP बना देंगे, और एक इस वाले स्टेप पे हमें 1 ATP और लगेगी, तो टोटल हमारे पास 3 ATP, राइट। ओके, तो आई होप वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। लेट मी चेक इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। यस, चलो अब देखो, अब एक बार जरा ये बैलेंस शीट से भी देख रहे हैं C3 साइकिल की, क्या अंदर गया और क्या बाहर आया केल्विन साइकिल में। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अंदर गए तो क्या बना, 1 ग्लूकोज बना। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए, एक के लिए 3 थे तो 6 के लिए हो गए बेटा 18 ATP, और 18 ATP बाहर गए, फॉस्फेट अटैच हुआ। यहाँ 12 NADPH, एक के लिए 6, और नहीं, एक के लिए कितने थे हमारे पास, 2, तो 6 के लिए कितने हो गए, 12 NADPH। 12 NADPH से 12 NADP बाहर आए, तो ये है बेटा आपका सारा केल्विन साइकिल। नाउ इट्स द टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बायोसिंथेटिक फेज। C4 आइसोटोप को यूज किया गया था, यस किया गया था। कैल्विन ने वर्क किया इस पाथवे पे, यस किया। मेल्विन कैल्विन ने फोटोसिंथेटिक एल्गी को यूज किया, बिल्कुल किया। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। Dark reaction in photosynthesis is called because it can occur in dark also. It does not depend on light energy. It cannot occur during daylight. It occurs more rapidly at night. डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस को क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट एनर्जी। तो दिस इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होगा, राइट। आगे आ जाओ। द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट्स के अंदर, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो नहीं मिलता। देखो RUBP कार्बोक्सिलेज तो मिलता है, यही तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा। PEP कार्बोक्सिलेज, NADP रिडक्टेज, ATP सिंथेज, ये तो बेटा सारे हमें चाहिए होंगे। NADP रिडक्टेज भी चाहिए होगा। C3 विच ऑफ द एंजाइम दैट इज फाउंड आना चाहिए बेटा, दैट इज फाउंड RUBP कार्बोक्सिलेज। A C3 साइकिल के अंदर द एंजाइम विच इज फाउंड इज RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है,
आगे आ जाओ। The reaction that is responsible for the primary fixation of carbon dioxide is catalyzed by, कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है? RUBP कार्बोक्सिलेज, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने वाला कार्बोक्सिलेज, तो RUBP कार्बोक्सिलेज इसका हो जाएगा बेटा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। यस, PGA as the first carbon dioxide fixation, it was discovered in the photosynthesis of alga। alga के ऊपर काम किया था। कौन सा alga था बेटा? यूनिसेलुलर alga, that is क्लोरेला को यूज किया गया था। ठीक है, तो with this we have done with the C3 cycle। बहुत ध्यान से, अगर आपको एक भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बट हो सकता है इस पूरे जो स्टेप्स को समझने के लिए आपको वीडियो को बार बार रिवाइंड करना पड़े, तो बहुत ध्यान से समझेंगे तभी हम आगे का बेस बना पाएंगे, C4 साइकिल के बारे में समझेंगे और जो भी आगे हमारे टॉपिक्स हैं। तो with this it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile।